जनरली कोई भी पर्सन खुद के मिस्टेक की वजह से, खुद के नेग्लिजेंस की वजह से और खुद के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से लायबल होता है। लेकिन एक ऐसा प्रिंसिपल भी है जहां पर कोई भी पर्सन दूसरों के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, दूसरों के मिस्टेक की वजह से और दूसरों के नेग्लिजेंस की वजह से भी लायबल होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज के इस वीडियो में हम वाइकेरियस लायबिलिटी के ऊपर बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी के डेफिनेशन की अगर बात करें तो जनरली अ पर्सन इज लायबल फॉर हिज ओन एक्ट्स। कोई भी पर्सन अपने खुद के एक्ट्स के लिए लायबल होता है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी आते हैं जहां पर कोई पर्सन दूसरों के एक्ट के लिए भी लायबल होता है। अगर ऐसा कोई केस आता है तो वो वाइकेरियस लायबिलिटी के अंडर फॉल करेगा। इसका अगर हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखें जिसके अंडर वाइकेरियस लायबिलिटी आएगी, तो लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट। अगर प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को हायर किया है और उस एजेंट ने कुछ भी टॉर्ट कमिट किया तो उसके उस एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर इच अदर्स टॉर्ट। अगर कोई भी पार्टनर्स है तो उन पार्टनर्स में कोई भी अगर कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट करता है तो एक दूसरे के टॉर्ट के लिए दोनों लायबल होंगे, सिर्फ कोई एक लायबल नहीं होगा अगर बात पार्टनर्स की हो तो। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट। अगर मास्टर ने किसी भी सर्वेंट को रखा है और वो सर्वेंट अपने उस पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके उस टॉर्ट के लिए मास्टर लायबल होगा। वाइकेरियस लायबिलिटी का अगर हम एक लीडिंग केस देखें जिससे कि आपको क्लियर हो कि वाइकेरियस लायबिलिटी होता क्या है, तो इसका एक बहुत ही लीडिंग केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी 1978। इस केस में होता क्या है कि एक पर्सन यानी कि प्लेंटिफ बैंक एम्प्लॉय को बैंक के बाहर एक चेक देता है, तुम ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर देना। और वो जो बैंक एम्प्लॉय है प्लेंटिफ का फ्रेंड होता है, इसीलिए वो बैंक ना जाकर बैंक के बाहर ही उसे चेक दे देता है बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। अब होता क्या है कि प्लेंटिफ का जो फ्रेंड है बैंक एम्प्लॉय वो भाग जाता है चेक लेकर, वो बैंक में डिपॉजिट करता ही नहीं। तो प्लेंटिफ बैंक को शू कर देती है कि वो पर्सन बैंक का एम्प्लॉय था, तो ये आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप मुझे कंपनसेट करें उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए। तो कोर्ट यहाँ पर बैंक के फेवर में जजमेंट देते हुए बोलती है कि भले ही वो बैंक का एम्प्लॉय था लेकिन आपने उसे चेक बैंक के बाहर दिया क्योंकि वो आपका फ्रेंड था, आपने अपने रिश्ते को निभाते हुए उसे चेक बैंक के बाहर दिया। अगर आप बैंक में उसे चेक देते तो हम उसे फिर बैंक एम्प्लॉय समझकर उस लायबिलिटी को अपने ऊपर कंसिडर करते, लेकिन क्योंकि अपने उसे अपना फ्रेंड समझकर उसे बैंक के बाहर वो चेक डिपॉजिट करने को दिया, तो इसीलिए वो हमारी लायबिलिटी नहीं बनती है। वो हमारे पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपने उसे वो काम करने को नहीं दिया। तो इस बात को करते हुए कोर्ट प्लेंटिफ के अगेंस्ट अपना जजमेंट देती है और यह बोलती है कि बैंक कोई भी कंपनसेशन देने के लिए लायबल नहीं होगी। तो यहाँ वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज नहीं होता है बैंक के ऊपर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अ स्पेशल रिलेशनशिप। कुछ स्पेशल रिलेशनशिप हैं जहाँ पर वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। फर्स्ट रिलेशनशिप है प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप। तो ये बोलता है कि व्हेन द प्रिंसिपल एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथोराइजेज सम एक्ट। जब कोई भी प्रिंसिपल एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कोई भी एक्ट ऑथोराइज करता है अपने एजेंट को, तो ही इज़ लायबल फॉर सच एन एक्ट ऑफ द एजेंट। तो वो उसका जो एजेंट है कुछ भी काम करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा इफ़ द सेम हैज़ बीन इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ एज एन एजेंट। अगर एजेंट उस पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ में कुछ भी एक्ट करता है, वो रॉन्गफुल एक्ट ही क्यों ना हो, तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होंगे।
इसका एक लीडिंग केस लॉर्ड वर्सेस ग्रेथ स्मिथ एंड कंपनी 1912। इसमें द मैनेजिंग क्लर्क ऑफ अ फर्म सॉलिसिटर्स while acting in the ordinary course of his business committed a fraud against a client। एक मैनेजिंग क्लर्क होता है जो कि डिफेंडेंट यानी कि सॉलिसिटर के अंडर काम कर रहा होता है एज एन एजेंट। वो डिफेंडेंट की क्लाइंट के साथ फ्रॉड कर देता है। ऑल्दो द एजेंट हेयर हैड एक्टेड सोली फॉर हिज ओन पर्सनल बेनिफिट। भले ही वो जो एजेंट है यानी कि मैनेजिंग क्लर्क वो जो फ्रॉड करता है वो अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए करता है, उसे ऐसा करने के लिए डिफेंडेंट नहीं बोलते हैं। वो मैनेजिंग क्लर्क खुद से वो फ्रॉड करता है अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए प्लेंटिफ के साथ, क्लाइंट के साथ। तो यहाँ पर डिफेंडेंट लायबल होंगे क्योंकि वो जो मैनेजिंग क्लर्क है वो अपने पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डिफेंडेंट यानी कि सॉलिसिटर्स मैनेजिंग क्लर्क के इस फ्रॉड के लिए लायबल होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टनर्स। तो ये बोलता है कि द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरसेज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर्स का जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह होता है एंड ईच पार्टनर इज देयरफॉर लायबल टू थर्ड पर्सन फॉर द नेग्लेक्ट और फ्रॉड ऑफ हिज फेलो पार्टनर्स। और पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर अगर थर्ड पर्सन के साथ कुछ भी फ्रॉड कर देता है तो दूसरा पार्टनर उसके लिए ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगा, जस्ट लाइक एन प्रिंसिपल एंड एजेंट, क्योंकि दोनों पार्टनर्स हैं। और अगर एक पार्टनर कुछ भी गलत करता है तो दूसरा पार्टनर्स उसके साथ लायबल हो जाएगा। If any one of the partners commits any tort in the ordinary course of the firm, all the other partners in the firm are liable are that to the same extent as the guilty partner। अगर कोई भी एक पार्टनर्स कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तो बाकी पार्टनर्स बिल्कुल वैसे ही लायबल हो जाएंगे जैसा कि वो रॉन्गफुल एक्ट उन्होंने ही किया हो। सभी की लायबिलिटी एक दूसरे पर हो जाएगी इक्वली। तो ये हो जाता है पार्टनर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे गार्जियन एंड वार्ड का रिलेशनशिप। तो गार्जियंस आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर टॉर्ट्स कमिटेड बाय माइनर्स अंडर देयर चार्ज। अगर माइनर्स कुछ भी टॉर्ट्स कमिट करते हैं तो गार्जियन उसके लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। बट दे कैन शू फॉर पर्सनल इंजुरीज टू माइनर्स अंडर देयर चार्ज ऑन देयर बिहाफ। लेकिन अगर माइनर्स को कुछ भी पर्सनल इंजुरीज होती है तो उसके बिहाफ में उनके गार्जियंस एक्शन ले सकते हैं। जैसे इससे रिलेटेड एक लीडिंग केस हैविट वर्सेस बॉर्नवेन 1940 में आया था। इसमें यह बोला जाता है कि एक सन है हु वाज नॉट ड्राइविंग द कार एज हिज फादर सर्वेंट और एजेंट। सन अपने फादर का कार ड्राइव करता है लेकिन उनका सर्वेंट और एजेंट बनकर वो कार ड्राइव नहीं करता, वो जस्ट एक सोलो कार ड्राइव करता है और फॉर हिज फादर्स पर्पस एंड देयरफॉर द फादर वाज नॉट लायबल फॉर हिज सन्स टॉर्शियस एक्ट। और अगर उस कार ड्राइविंग में वो कुछ नेग्लिजेंस कर देता है, कुछ गलती कर देता है, कुछ भी एक्सीडेंट कर देता है छोटा मोटा, तो उसके लिए उसके फादर लायबल नहीं होंगे क्योंकि वो ना तो उनका एक एजेंट बनकर वो काम कर रहा था ना ही उनका सर्वेंट बनकर काम कर रहा था। तो अगर माइनर से कुछ भी गलती हो जाती है, कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो गार्जियन उसके लिए लायबल नहीं होंगे। बट येस, अगर माइनर्स के साथ कुछ गलत हो जाता है, उसे कुछ पर्सनल इंजुरीज हो जाती है, तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन ज़रूर ले सकते हैं गार्जियन। तो ये है रिलेशनशिप गार्जियन एंड वार्ड का। फोर्थ रिलेशनशिप अगर हम देखें तो मास्टर एंड सर्वेंट। ये बोलता है कि अ मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट। मास्टर का सर्वेंट अगर कुछ टॉर्ट कमिट करता है तो उसके लिए मास्टर लायबल होंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, वो जो टॉर्ट कमिट कर रहा है सर्वेंट, वो अपने पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही कर रहा हो, तभी वो मास्टर अपने उस सर्वेंट के टॉर्ट के लिए लायबल होंगे। और
उसके लिए सर्वेंट लायबल नहीं होगा। दे आर कंसिडर्ड टू बी जॉइंट टॉर्ट फेजर्स एंड देयर लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल। सर्वेंट अकेला लायबल नहीं होगा उसके लिए। मास्टर इक्वली लायबल होंगे जितना कि सर्वेंट लायबल होगा। अगर सर्वेंट पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो वर्क कर रहा हो तो मास्टर्स की लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब ये एसेंशियल पॉइंट्स वहाँ पर मेंशन होंगे। तो पहला पॉइंट, द टॉर्ट वाज कमिटेड बाय हिज सर्वेंट। जो टॉर्ट हो रहा है वो मास्टर के अपॉइंट किए गए सर्वेंट के द्वारा ही वो टॉर्ट कमिट हो रहा हो। एंड सेकेंड, द सर्वेंट कमिटेड द टॉर्ट वाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जो सर्वेंट टॉर्ट कमिट कर रहा है वो अपने पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही वो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा हो, उस पीरियड से बाहर जाकर वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं कर रहा हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मास्टर ने अपने सर्वेंट को मॉर्निंग सुबह 10 बजे के शाम के 6 बजे तक के अपॉइंट किया और सर्वेंट ने सुबह के 8 बजे कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट किया, तो उस एक्ट के लिए मास्टर लायबल नहीं होगा क्योंकि वो आउट ऑफ पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसने रॉन्गफुल एक्ट किया। बट वहीं अगर सर्वेंट शाम के 4 बजे अगर कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तो उसके लिए मास्टर लायबल होंगे क्योंकि मास्टर ने सर्वेंट को सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक के लिए अपॉइंट किया था और उस बीच सर्वेंट ने रॉन्ग कमिट किया, तो उसके लिए मास्टर लायबल होंगे। तो ये दोनों पॉइंट ज़रूरी हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस मेंशन हैं तो जाकर मास्टर सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल होंगे, अदरवाइज नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था वाइकेरियस लायबिलिटी और उससे रिलेटेड कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से ईजी लैंग्वेज में और डिटेल में समझा सकूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड यस, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।